नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम। भारत में टीकाकरण का क्या इतिहास रहा, क्यों वैक्सीनेशन की आवश्यकता पड़ी, क्यों ये सारी चीजें हुई, ये पूरी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ भारत में विभिन्न आयु के जो बच्चे होते हैं, अलग अलग एज के जो बच्चे होते हैं, उनको किस टाइम पर कौन सा टीका दिया जाता है, महिलाओं को किस तरीके से टीके लगवाने चाहिए, या फिर भारत में स्वास्थ्य सेवाएं जो रही हैं, स्वास्थ्य योजनाएं जो रही हैं, उनसे संबंधित कुछ चर्चे आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी लोग बहुत इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली जानकारी से। जब हम टीकाकरण कार्यक्रम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई भारत में सबसे पहला टीका किसको लगा था, या शुरुआत कहां से होती है भारत में टीके की। तो ये बात मैं अपने पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अन्ना डस्ट हॉल जो कि 3 साल की एक बच्ची थी, बॉम्बे की रहने वाली थी, उनको पहली बार 1802 में 1802 में क्या है फर्स्ट वैक्सीन लगाई गई थी, जिसका संबंध चेचक से था। ठीक है, चिकन पॉक्स जिसको आप बोलते हैं, उसकी जो वैक्सीन थी सबसे पहले भारत में लगाई गई थी। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। लिखा हुआ है भारत में चेचक के टीके की पहली खुराक मई 1802 में आई। बॉम्बे की 3 साल की बच्ची अन्ना डस्ट हॉल 14 जून 1802 को चेचक का टीका पाने वाली भारत की पहली व्यक्ति बनी थी। चेचक जिसको आप चिकन पॉक्स बोलते हो, ठीक है, चिकन पॉक्स बोलते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक तस्वीर दिखाई दे रही है तथाकथित। यदि आप सर्च करेंगे अन्ना डस्ट हॉल गूगल पे तो आपको ये तस्वीर निकल आएगी। हो सकता है ये उनके बड़े होने की तस्वीर हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई यदि वैक्सीनेशन भारत में हो रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ने लगी। शुरुआत में पुराने राजा महाराजाओं के जमाने पर बीमारियां होती रही हैं, लेकिन कभी भी इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ी कि भाई टीकाकरण हो। लेकिन बीच में क्या हुआ, ऐसा टाइम आया जब भारत में अकाल पड़ा, भुखमरी हुई, गरीबी आई, ऊपर से बीमारियां आई। तो उन चीजों को देखते हुए, उन बातों को समझते हुए भारत में वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ी। 2-3 पॉइंट बात करूंगा भारत में क्या रिक्वायरमेंट थी, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने थोड़ा सा भारत के इतिहास को पढ़ा हो, महात्मा गांधी जी ने एक हड़ताल की थी अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए सन 1918 में, जो कि प्लेग एक बीमारी होती है, प्लेग की बीमारी के बोनस को लेकर के हड़ताल की थी। यदि आपने भारतीय इतिहास में चीज पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी सा आपको ब्रीफिंग जानकारी देता हूं, 1 मिनट लगेगा इसमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 1918 में क्या हुआ था, अहमदाबाद जो कि गुजरात की एक जगह है, यहां पर एक फैक्ट्री के मजदूर लोग अपने मालिकों से, अंग्रेज मालिकों से मांग कर रहे थे कि सर हमें बोनस दीजिए। किस चीज का बोनस दीजिए, क्योंकि उस साल प्लेग का प्रकोप पूरी दुनिया में छा गया था। भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में प्लेग बीमारी फैल गई थी, जिससे बहुत सारे मजदूर के घर परिवार वालों की मौत भी हुई थी, और मौत होने के साथ साथ उनका धंधा पानी सब चौपट हो गया था। तो उसका वो बोनस मांग रहे थे। मतलब कि हमें ये एक जानकारी मिलती है कि उस समय प्लेग एक बड़ी बीमारी के तौर पर उभरा। इसी तरीके से प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएंजा, ये बहुत सारी बीमारियां आई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। बाद में भारत में क्या हुआ, धीरे धीरे इन चीजों को देखते हुए वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के कार्यक्रम को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाएगा। तो एक लाइन पढ़ लीजिएगा, शायद कभी आपके काम आ जाए। लिखा हुआ भारत में टीकाकरण कार्यक्रम 1900 से लेकर के 1947 में क्या हो रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ सामाजिक, वैज्ञानिक, भू राजनीतिक घटनाएं देखी गई, जिनका देश में टीकाकरण प्रयासों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। ये बहुत बड़ा रीजन है। टीकाकरण क्यों शुरू हुआ, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही थी, इतनी परेशानी आ रही थी, इसलिए टीकाकरण पर क्या हो गया, काम करना हमारे भारत के लोगों के लिए या फिर भारत की सरकार के लिए जरूरी बन गया। तो एक पॉइंट तो यह है कि भारत में हैजा और प्लेग का प्रकोप आया था 1896 से 1907 तक रहा। खैर एक टाइम जो है 1907 के साथ साथ जो प्लेग है एक गुजरात वाले क्षेत्र में, यदि मैं बात बोलूं तो 1917-18 तक भी रहा है। ठीक है, इसके अलावा लिखा है प्रथम विश्व युद्ध। हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 के बीच में। इस टाइम पर भारत में इन्फ्लुएंजा बहुत तेजी से फैला था, उसके चलते लगभग 17 लाख, कहा जाता है कि लगभग 17 लाख भारतीयों की मौत हो गई थी। तो उस इन चीजों के चलते भी भारत में वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिला। लिखा है 1918 हुआ, उस समय इन्फ्लुएंजा महामारी जिसने लगभग 17 मिलियन या फिर 17 मिलियन है तो आप बोल सकते हो 1.7 करोड़ बोला गया है। ठीक है, लोगों की जान ले ली। सरकार के लिए प्राथमिकता बन गई किस चीज की, कि भाई अब हमें वैक्सीनेशन शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के चलते भारत में बहुत सारी जगह वैक्सीनेशन का शुरुआत हुई। तो
एक एक करके हम देखेंगे कि भाई पहले महिलाओं को कौन सी वैक्सीन जरूरी होती है और बच्चों को कौन सी वैक्सीन जरूरी होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो टीकाकरण कार्यक्रम भारत में चलते हैं वो महिलाओं के लिए, यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए और नवजात शिशुओं के लिए, इनके लिए टीकाकरण कार्यक्रम ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा तो फिर वैक्सीनेशन बहुत सारे हैं। यदि कोरोना महामारी आई तो कोरोना महामारी के लिए भी वैक्सीन लगवाई थी आप लोगों ने, ठीक है, कोवैक्स करके लगवाई, ठीक है, बहुत सारी वैक्सीन आई। तो वो महामारी वाली जो वैक्सीन है वो अलग चीज है। मैं यहाँ पर आज बात करूंगा महिलाओं को लगने वाली कुछ वैक्सीन की, और बात करूंगा बच्चों को, यानी कि नवजात शिशु हो चाहे वो थोड़ी से बड़े शिशु हो, कुछ उम्र वाले कुछ साल वाले, उनको लगने वाले वैक्सीन की यहाँ पे चर्चा करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई राष्ट्रीय टीकाकरण भारत में जो हुआ है उसमें गर्भवती महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है, कौन से टीके की बात की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इतना आपने सुना होगा कि जब भी क्या बोलते हैं कोई महिला क्या बोलती है प्रेग्नेंट होती है तो उसको टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाता है। नॉर्मली इसको आप टीटी का इंजेक्शन बोल देते हो या फिर टेटनस टॉक्साइड बोल देते हो। कब करते हैं भाई ये क्या बोलते हैं इंजेक्शन लगवाने चाहिए जब एक प्रकार से यहाँ पर जो मैंने जानकारी दी है वो ये जानकारी है कि महिलाओं को, ठीक है, जब वो गर्भ धारण कर रही हैं, जब उनका बच्चा पैदा होने वाला है तो उनको किस प्रकार से टीके लगवाने चाहिए, किस प्रकार से उनको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो एक प्रकार की इंफॉर्मेशन भी है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए, और बन क्या जाए, बनता भी है, ठीक है, क्वेश्चन बनता भी है और एक विशेष प्रकार की जानकारी भी है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ पहली बार गर्भ धारण करने पर हर स्त्री को टेटनस टॉक्साइड यानी कि टीटी के 2 टीके लगवाने चाहिए। ये एक क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, या फिर क्या बोलते हैं आप बोल सकते हो जो भी स्वास्थ्य शिविर होते हैं, जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड बड़े बड़े संस्थाएं होती है, उनसे कंसर्न करके ये पॉइंट, ये जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और उसी प्रकार से जो आपके सीएससी होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो ये काम करवाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट लिखा है ये टीके गर्भावस्था में कभी भी लगवाए जा सकते हैं। जब गर्भ धारण किया है तो उस टाइम पर कभी भी लगवाए जा सकते हैं। हालांकि समय से पहले हो जाने वाले प्रसव तथा गर्भपात को कवर करने के लिए इन्हें गर्भावस्था के शुरू में लगवाना अधिक लाभकारी होता है। यहाँ पर पॉइंट सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कुछ प्रसव होते हैं, कुछ डिलीवरी जो होती है वो समय से पहले यानी कि 9 महीने से पहले होती हैं, और कुछ लोग गर्भपात भी करवाते हैं यानी कि बच्चा करवा देते हैं। तो ऐसे केस पर टेटनस का इंजेक्शन ऑन टाइम पे लगवाना चाहिए, तो चीजें क्या रहती हैं, बेहतर होती हैं, ठीक है। प्रश्न बन सकता है इस तरीके का कि टेटनस का इंजेक्शन महिला को किस समय लगवाना चाहिए। तो नॉर्मली जब गर्भ धारण कर लिया हो उस टाइम पर वो टेटनस का इंजेक्शन यानी कि टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवा सकती है। तथापि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों टीकों के बीच कम से कम 4 से 6 सप्ताह का अंतर अवश्य हो। अगर संभव हो तो दूसरा टीका प्रसव की अपेक्षित तिथि से 4 सप्ताह पूर्व लगवाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार की जानकारी है, प्रश्न बन सकता है कि 2 टीकों के बीच में लगभग 4 से 6 सप्ताह का गैप हो, और ये भी लाइन लिखी हुई है यदि संभव हो सके कि जो दूसरा टीका है वो कब लगवाओ, जब प्रसव होने वाला है उससे करीबन 4 सप्ताह पहले लगवाओ। तो ये एक जानकारी भी है और आपके एग्जाम में बनने वाला एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसके अलावा और बात करेंगे, अगर स्त्री ने पहले गर्भ में टीटी के टीके लगवाए हैं और पहले गर्भ के 5 वर्ष के भीतर वह दूसरा गर्भ धारण कर लेती है तो दूसरे गर्भ टीटी का केवल एक टीका काफी है। प्रश्न ये है कि यदि मान लीजिए एक महिला अपने जीवन में दूसरी बार प्रेग्नेंट हो रही है तो पहली बार यदि उसने टीटी के इंजेक्शन लगवा लिए हैं तो दूसरे बार के गर्भ में सिर्फ उसको एक इंजेक्शन की जरूरत है, फिर उसको दो इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा, वह टीका प्रसव की अपेक्षित तिथि से 4-6 सप्ताह पूर्व लगवाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब क्या बोलते हैं डिलीवरी होने वाली है उसके 4 से 6 वीक पहले लगवाओगे तो उससे शायद रिजल्ट बेहतर होते हैं। अगर पहले व दूसरे गर्भ के बीच 5 वर्ष से अधिक का अंतर है तो दूसरे गर्भ में पहले गर्भ की भांति 2 टीके लगवाने चाहिए। मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अंतर यदि 5 साल से कम है तो आप दूसरे गर्भ के लिए एक टीका लगवाओ। यदि 5 साल से ज्यादा का अंतर है तो फिर आप, जैसे आपने पहले वाले में 2 टीके लगवाए थे, ऐसे आप दूसरे गर्भ में दूसरे बच्चे के लिए भी आपको 2 टीके लगवाने चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं इससे संबंधित। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, अगर पहले गर्भ में लगाए गए टीकों का सही रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यही बेहतर होगा कि दूसरे गर्भ में भी 2 टीके लगवाए जाएं, चाहे वह पहले गर्भ के 5 वर्ष के समय के भीतर ही क्यों ना हुआ हो। ये नियम बाद के गर्भधारण पर भी लागू होते हैं, तथापि बेहतर तो यही है कि 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं किए जाएं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है,
आपने देखा होगा कि भारत में जो बहुत सारी महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको ये ध्यान नहीं रहता कि हमने कौन सा टीका लगवाया है, कौन सा टीका नहीं लगवाया, क्योंकि वो प्रॉपर अपना जो रिकॉर्ड होता है वो नहीं रखते हैं। ठीक है, यदि मान लो कोई ग्रामीण लोग हैं, यदि प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, तो उनके लिए सजेशन सरकार की तरफ से ये दी जाती है कि आप हमेशा 2 टीके लगवा लें, चाहे वो 5 साल हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, और ये भी कहा है कि यदि यदि क्या बोला है, यदि आप 2 से तीसरा बच्चा कर रहे हो तब भी आपको उस तरीके की प्रोसेस पूरी करनी है टिटनेस के इंजेक्शन को लगवाने की। तो यहाँ पर हमने सिर्फ महिलाओं के लिए टिटनेस वाला इंजेक्शन लगाने की एक जानकारी दी है, एक बात कही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भारत में जो बच्चों को विभिन्न प्रकार के टीके लगते हैं वो किस तरीके से लगते हैं, किस समय पर लगते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पर ये आपको विजिबल होगी, बस ये है कि थोड़ी सी कम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी डेटा लिखा हुआ है ये विजुअल तो है, इतना तो मैं जानता हूं कि विजुअल है, लेकिन आप लोगों से एक आग्रह कर रहा हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपनी वीडियो को थोड़ी सा हाई क्वालिटी में देखिएगा, अदरवाइज यहाँ का जो डेटा नीचे लिखा हुआ है ना वो आपको कम दिखाई देगा। क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ चीज नहीं है, वो एक इमेज डाली हुई है जिसमें कंटेंट जो है वो थोड़ी सा पतला है, या फिर आप बोल सकते हैं लाइट कलर में है, इसलिए हाई क्वालिटी में देखेंगे तो आपको हर चीज दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भारत में। अब बात कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, अभी महिलाओं के लिए बात की थी, अब बात कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो किस बच्चे को किस आयु में टीका लगता है, उस वैक्सीन का नाम का क्या है, और वैक्सीन की खुराक कितनी दी जाती है, ये भी जानकारी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे के लिए, जो छोटा बच्चा है जन्म के समय, यहां पर लिखा हुआ है जन्म के समय। जन्म के समय कौन कौन से 2 टीके दिए जाते हैं बच्चे को, तो 2 टीके दिए जाते हैं। एक होता है BCG का टीका, ठीक है, और एक होता है OPV का टीका। ठीक है, BCG का टीका किस चीज के लिए भाई, ये है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जिसको आप हिंदी में तपेदिक बोलते हो या क्षय रोग बोलते हो, इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक खुराक बनती है। क्लियर हो गया। BCG का आप मतलब जानते होगे, क्या होता है BCG का मतलब होगा बैसिलस कैलगेटम गुएरिन। ठीक है, ये मतलब होता है BCG का फुल फॉर्म। क्लियर हो गया। इसके अलावा दूसरा लिखा है OPV का। OPV का मतलब क्या होता है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ये किस चीज की बीमारी के लिए है भाई, ये पोलियो की बीमारी के लिए, पोलियो से बचाने के लिए बीमारी है। और ध्यान दीजिएगा, पोलियो के भी 2 इंजेक्शन होते हैं, एक होता है OPV होता है, एक कौन सा है OPV है, और इसके साथ साथ एक होता है IPV। ठीक है, OPV का मतलब क्या है, ओरल। ओरल का मतलब होता है मुंह। ठीक है, अब मुख से लेने वाली चीज को हम बोलते हैं ओरल। जब हम पोलियो की ड्रॉप लेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसको मुख से लेंगे, ठीक है, मुंह से लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हम OPV बोलेंगे। और यदि पोलियो का जो वैक्सीन है हम इंजेक्शन के माध्यम से ले रहे हैं, उसको शरीर में इंजेक्ट करवा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं IPV। लेकिन आई का मतलब यहाँ पे इंजेक्ट या इंजेक्शन नहीं होता है, आई का मतलब होता है इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनएक्टिव का मतलब क्या है, एक प्रकार से निष्क्रिय रहती है, वो सक्रिय कब होगी, जब आप उसको अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करवा लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है IPV, और एक है OPV। ये मुख से लेने वाली वैक्सीन है, और IPV जो होती है वो इंजेक्शन के माध्यम से लेने वाली वैक्सीन है, और एक प्रकार से निष्क्रिय होती है, यानी कि इनएक्टिव होती है। फुल फॉर्म होता है इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन, और ये क्या होती है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ध्यान दीजिएगा, एक खुराक दी जाती है जिसको हम 0 खुराक बोलते हैं जन्म के समय। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा अब क्या है, बच्चा हो जाएगा बड़ा, 6 सप्ताह लिखा हुआ है। 6 सप्ताह का मतलब होता है 1.5 महीने। जनरली हम एक काउंट करते हैं कि 1 महीने के अंदर 4 सप्ताह होते हैं, तो 6 सप्ताह का मतलब क्या होगा, 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 महीना। जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाएगा, जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाएगा, तो उसको आप वापस से क्या कराओगे, एक तो OPV की वैक्सीन दिलाओगे, जो हमने यहाँ पर बात की है, यानी कि पोलियो की वैक्सीन दिलाओगे, और एक टीका लगवाओगे DPT का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, टिटनेस। टी से क्या होता है, टिटनेस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ये DPT का एक कॉमन टीका है, 3 बीमारियों के लिए एक टीका माना गया है। ठीक है, तो DPT का टीका लगवाया जाता है। ठीक है, एक खुराक दी जाती है जिसको पहली खुराक बोलते हैं, और OPV की एक खुराक दी जाती है जिसको हम पहली खुराक मानेंगे। और शुरुआत में जब हमने पहली खुराक दी थी वो 0 खुराक थी, यानी कि क्वांटिटी उसकी बहुत कम होती है। दोबारा हम बात करेंगे जब बच्चा 10 सप्ताह का हो जाएगा, यानी कि 2.5 महीने का हो जाएगा, तो फिर से आप पोलियो की यानी कि OPV की एक वैक्सीन एक टीका लगवाएंगे, और एक DPT का लगवाएंगे। इसमें क्या होगा,
एक खुराक हर बार एक खुराक देनी है, ये दूसरी खुराक होगी, ये भी यहाँ पे दूसरी खुराक होगी, यानी कि क्या बोलते हैं, जीरो से शुरुआत करना है कहाँ पे, पोलियो में, और एक से शुरुआत करना है डीपीटी में। क्लियर हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे, अब बच्चा हो गया भाई 14 सप्ताह का, यानी कि बच्चा हो गया 3.5 महीने का। मैं ये जानता हूं कि यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ है वो थोड़ी सा आपको कम विजिबल होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, यदि वीडियो को हाई क्वालिटी में देखेंगे तो आपको ये सारी चीज दिखाई दी जाएगी, और नहीं भी दिखता है तो मैं आपको हर चीज बोल रहा हूं, बोलने के साथ साथ आपको लिख भी रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखा है 14 सप्ताह, 14 सप्ताह यानी कि 14 वीक का मतलब होता है जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाएगा तो उसको आपको 3 वैक्सीन लगवानी है। एक तो होती है ओपीवी की वैक्सीन यानी कि पोलियो वायरस की वैक्सीन हो गई, एक डीपीटी का टीका हो गया, ठीक है, और एक हो गया मेजल्स वैक्सीन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ओपीवी की कौन सी है, एक तीसरी खुराक है, डीपीटी डीपीटी की कौन सी खुराक है, डीपीटी की खुराक कौन सी हो गई भाई, एक तीसरी खुराक हो गई। मेजल्स वैक्सीन सिर्फ आपको एक बार ही लगवानी है, सिर्फ और सिर्फ एक बार लगवानी है। क्लियर हो गया। जब बच्चा 15 महीने का हो जाएगा, कितने नहीं नहीं, एक मिनट रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3.5 महीने में, 3.5 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ ओपीवी और डीपीटी का लगवाना है। जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाता है तब जाकर के उसको मेजल्स वैक्सीन लगवाई जाती है, और सिर्फ एक खुराक की आवश्यकता है। मेजल्स वैक्सीन कब लगेगी, जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 साल का हो जाएगा। जब बच्चा 15 महीने का हो जाएगा, कितने महीने का भाई, 15 महीने का, तो उस टाइम पे उसको MMR वैक्सीन लगेगी, ठीक है, MMR वैक्सीन लगेगी, बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। MMR क्या वैक्सीन होती है, केवल एक खुराक आवश्यक होती है इस चीज की, कितनी खुराक भाई, सिर्फ और सिर्फ एक खुराक की आपको रिक्वायरमेंट है। दूसरा आता है 16 महीने से 24 महीने, 16 से जब बच्चा 24 महीने का हो जाएगा तो उस टाइम पर दोबारा से आपको एक बार ओपीवी लगवानी है, एक बार डीपीटी लगवानी है, सिर्फ और सिर्फ चौथी, जिसको हम बूस्टर खुराक बोलते हैं। और जो चौथी खुराक होती है, ध्यान दीजिएगा, ओपीबी के लिए और डीपीटी के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, चौथी खुराक बोलते हैं। और एक प्रकार से वो क्या है, बूस्टर है, यानी कि अंतिम डोज को हम बोल देंगे चौथी खुराक, उसको हम बूस्टर डोज बोलते हैं, बूस्टर यानी कि अंतिम खुराक होती है। तो ओपीबी डीपीटी कब लगेगा, अंतिम में 16 से 24 महीने, यानी कि जब बच्चा लगभग लगभग 2 साल कंप्लीट हो रहा होगा, उसके पहले, जस्ट पहले वाला जो टाइम होगा, वहां पर आप इसकी वैक्सीन लगवा देंगे किस बच्चे को। जब बच्चा 5 से 6 साल का होगा तो आपको एक बार उसको टेटनस की, यानी कि टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन लगवानी है, ठीक है, जिसकी एक खुराक लगेगी, ठीक है। और जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा तो ओनली टेटनस वैक्सीन लगवानी है, एक खुराक। और जब 15 साल का हो जाएगा तो फिर से आपको टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन लगवानी है, एक खुराक। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि भाई 5 साल से लेकर के 15 साल के बीच में इसको, बच्चे को टेटनस की वैक्सीन हर 5-5 साल में लगवानी है, 5 साल से 6 साल वाली उम्र में, फिर 10 साल की उम्र में, फिर 15 साल की उम्र में। तो एक तरीके से बच्चा वहां पर क्या है, सुरक्षित हो जाता है। क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पे हमने बात क्या करी, महिला को टेटनस की वैक्सीन कौन से टाइम पर किस तरीके से लेनी चाहिए, और बच्चों को किस तरीके से वैक्सीन लेनी चाहिए, किस तरीके से वैक्सीन यूज करनी चाहिए, किस टाइम पर, बात क्लियर हो गई। यहां पर खैर आज हमारा जो थंबनेल था वो वैक्सीनेशन कार्यक्रम यानी कि टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर के था। फिलहाल आज हम वो उतने ज्यादा कार्यक्रम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ योजनाएं जो हैं वो उनसे रिलेटेड वो हम जरूर आज आपसे बात कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको पक्का 100% तरीके से उसका रिप्लाई मिलेगा, आपकी जो समस्या होगी वो आपकी सुलझा दी जाएगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कब, कमेंट सेक्शन में, यानी कि वीडियो के बाद में। चलिए आगे हम बात करेंगे कि भाई अच्छा, हेपेटाइटिस बी, बच्चे को हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी दिया जाता है, किस टाइम पर और किस तरीके से दिया जाता है। बच्चा है देखो लगवा रहा है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी, जनरली आप जानते होंगे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन एक संक्रमण के हेपेटाइटिस बी क्या होता है, संक्रमण के माध्यम से, एक इन्फेक्शन के माध्यम से होने वाला रोग होता है, ठीक है। आप जानते हो कि यदि हमारे पास कोई इन्फेक्टेड वस्तु है, चाहे वो सिरिंज हो, सुई हो, ठीक है, यदि उसको हमने छू लिया या हमारे शरीर में वो लग गई तो हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हेपेटाइटिस बी से हम परेशान हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, कई बार यौन संबंध भी इसका कारण बन जाता है हेपेटाइटिस बी का, या फिर गंदगी में रहना भी हेपेटाइटिस बी का कारण बन सकता है, जो कि एक प्रकार का इन्फेक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो एक प्रकार का क्या है, संक्रमण है। प्रश्न नहीं है, यहाँ पर एक बात लिखी है, हर बच्चे को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की 4 खुराकें लेनी चाहिए,
और किस कार्यक्रम के अनुसार दी जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अलग से आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं देनी है। जब आप कोई अन्य वैक्सीन लगवा रहे हो तो उसी के साथ में आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दे सकते हो। कब? जब जन्म होता है, ठीक है, जन्म पर पहले खुराक में आपको पता है मैंने क्या बताया था, बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका हमेशा सिर्फ एक बार दिया जाता है और जन्म के टाइम पर दिया जाता है, ठीक है, तपेदिक के लिए यानी कि क्षय रोग के लिए। तो पहली खुराक में जब आपने बीसीजी का टीका दिया था तो उसके टाइम पे आपने क्या करना है, आपको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी दे देना है, ठीक है। जब 6 सप्ताह का हो जाएगा बच्चा तो उस टाइम पर जब आप ओपीबी का या फिर डीटीपी का, ठीक है, डीटीपी का टीका लगवा रहे होंगे तो उस टाइम पर आपको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवा सकते हो, ठीक है। 10 सप्ताह का जब बच्चा हो जाएगा, जब तीसरी खुराक होगी, तो ओपीबी और डीटीपी के साथ आप हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवा सकते हो। 14 सप्ताह कंप्लीट होने पर जब चौथी खुराक होगी, यानी कि जब बूस्टर डोज आप दे रहे होगे, तो उस टाइम पर ओपीबी का या फिर डीपीटी के साथ आप हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दे सकते हो। तो एक टाइमिंग है किस इंजेक्शन के साथ आपको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दिलवाना है। खैर देखिए, एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे टाइम लिखा है ना, ये यूनिवर्सल टाइम नहीं है। अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में अलग अलग टाइम पूछे जाते हैं और कई बार अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा भी लिख दिया जाता है। प्रश्न यदि आता है तो लगभग लगभग इन्हीं पॉइंटों से संबंधित होगा, यानी कि कहीं भी आपका गलत होने का चांस नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सा आंख खोल करके पढ़ाई करिएगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई जो बिल्कुल पढ़ा दिया उसे रट लीजिए। रटना नहीं किसी चीज को, मैं समझा रहा हूँ। कई बार डेटा जो होती हैं, जो ये महीने सप्ताह वाली, ये आपको थोड़ी बहुत चेंज मिल सकती हैं। वैसे तो मैं एक्यूरेट दूंगा, लेकिन यदि चेंज मिलती हैं तो उसको अपडेट करना सीख लिया करिए, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आ रहा है उस हिसाब से आपको उत्तर देना है उस चीज का, क्योंकि कई बार बदलाव देखने को मिलते हैं। ये बात चाहता मैं आपको नहीं बताता, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ, कई बार थोड़ी बहुत बदलाव देखने को मिलता है, तो उस बदलाव से घबराइएगा मत, उस बदलाव को स्वीकार करिएगा और अपने आप को अपडेट रखिएगा चीजों से। यदि कुछ बदलाव होते हैं, मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग जो बात होगी मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और लिखा है, अगर किसी कारणवश जन्म के समय बीसीजी का टीका नहीं दिया गया हो तो इसे बच्चे की आयु 9 महीने होने से पहले कभी भी दिया जा सकता है। नॉर्मली तो कहा जाता है कि बीसीजी का टीका जन्म के समय ही दे दो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, नहीं दे पाए हो, तो 9 महीने तक का टाइम है, 9 महीने तक बच्चे को बीसीजी का टीका दे देना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमने बच्चों के टीके और महिलाओं के टीकों की, बहुत सारे टीकों की बात की। अब हम बात करते हैं भारत में जो कुछ विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं माता के स्वास्थ्य को लेकर के या बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर के। कुछ कार्यक्रम हुए, कुछ योजनाएं हुई हैं, कुछ अभियान चलाए गए, कुछ कैंपेन हैं। तो उन कैंपेन्स की बात करेंगे, बहुत सारी हैं, हमें सबकी बात नहीं करनी है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 4 योजनाओं की, 4 अभियानों की बात करेंगे, और बहुत सारे हैं आपके लिए, हम बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे, बहुत विशेष और अच्छी जानकारी लेकर के आएंगे, जिससे आप अच्छा सीख सकें और अच्छा पढ़ सकें, अच्छे नंबर ला सकें और सिलेक्शन पा सकें, ठीक है। इस सब कुछ आपके लिए व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसको हम बोलते हैं PMSA। PM क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित PMSMA होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर लिखा हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। किसने चालू किया? भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है, यानी कि केंद्र के द्वारा या सेंट्रल के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, चालू किया है। किस मिनिस्ट्री ने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ, आप बोल सकते हो, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको आप बोल सकते हो स्वास्थ्य और आप बोल सकते हो परिवार कल्याण मंत्रालय ने। कई बार प्रश्न में ये पूछा जाता है कि मान लीजिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई योजना है, मान लीजिएगा कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई योजना है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो योजना किस मंत्रालय ने चालू करी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चालू की, जिसको अंग्रेजी में हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड
फैमिली वेलफेयर बोलते हैं। केंद्र की योजना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम की योजना है भाई। एक पॉइंट और मिल गया हमें। क्या पॉइंट मिल गया? कि प्रधानमंत्री मोदी जी के, एक पॉइंट तो मिल गया ए वाला, ठीक है। इसके अलावा क्या पॉइंट मिल गया? एक मिल गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजना है, ठीक है। मोदी जी ने ये शुरुआत की है, ठीक है भाई। और क्या आप बोल सकते हो इसके बारे में, क्या पूछा जा सकता है, वो सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई जो जो इसकी डेट होती है, ठीक है, जो डेट है वो क्या, किस वर्ष चालू की। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, सन 2016 में, सन 2016 में इसको शुरू किया गया। कब किया गया? 2016 में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, आप लिख सकते हैं 31 जुलाई 2016 को, 31 जुलाई 2016 को क्या किया गया है, इसको शुरू किया गया है। क्लियर हो गया? आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या है मातृत्व योजना, क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब एक माता की तीसरी और छठवीं तिमाही चल रही होती है, छठवीं नहीं, दूसरी और तीसरी तिमाही चल रही होती है, तो उस टाइम पर महिला को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना एक काम है किसका? PMSMA का। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि क्या हेल्प मिलती है, तो यहां पर क्या मिलती है? स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कब मिलेंगी? जब गर्भवती महिला का, आप बोल सकते हो दूसरा या फिर तीसरा तिमाही चल रही होती है। हम जानते हैं कि एक महिला के जीवन काल में, जो क्या बोलते हैं, गर्भस्थ जीवन काल का कितने, 9 महीने का होता है। तो 9 महीने में एक तिमाही या फिर एक 3 महीने का एक हम ग्रुप बनाएंगे, तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। पहला 3 महीना, फिर दूसरा 3 महीना, फिर तीसरा 3 महीना। तो जो दूसरा वाला तिमाही है और जो तीसरा वाला तिमाही है, इस टाइम पर महिला यदि चाहे तो इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकती है। डेट याद रखिएगा कि 31 जुलाई 2016 को ये शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है, ठीक है। क्लियर होगा? और केंद्र सरकार की योजना है, ये बात ध्यान रखना है। अगली योजना की हम बात करेंगे, जननी सुरक्षा योजना या फिर इसको बोलते हैं PMJSY। JSY का मतलब क्या है? जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। ये जननी सुरक्षा योजना का एक लोगो है, बहुत बहुत चर्चित योजना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चर्चित योजना है। और भारत में जब NHM आया था, नेशनल हेल्थ मिशन आया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आया था, उसी टाइम पर उसी के अंतर्गत चालू होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि 12 अप्रैल सन 2005 को भारत में शुरुआत होती है नेशनल हेल्थ मिशन की, NHM की, ठीक है। इसको आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बोलते हो। उसके माध्यम से NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हुआ, ग्रामीण वाला, और बाद में उसी के माध्यम से NUHM आया, शहरी यानी कि अर्बन वाला, ठीक है, 2013 में। तो उसी के माध्यम से जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कब शुरू हुआ याद रखेंगे। शुरुआत हुई थी इसकी 12 अप्रैल 2005 को शुरुआत हुई, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। किस योजना के तहत या किसके तहत शुरुआत हुई, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन या फिर आप बोल सकते हो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसकी शुरुआत हुई। लाभ क्या है, क्या लाभ मिलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लाभ जो है इसके बदलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल जो शुरुआत में लाभ हुआ था वो क्या था? 1400 रुपए मिलेंगे। किसको मिलेंगे 1400 रुपए? जो जो गरीबी रेखा से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं हैं, उन महिलाओं में से जो गर्भवती महिला ग्रामीण होगी, जो ग्रामीण क्षेत्र की होगी, जो रूरल एरिया की होगी, उसको 1400 रुपीज मिलेगा। और जो अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र की होगी, उसको 1000 रुपए यानी कि 1000 रुपीज मिलेगा। 1400 रुपीज किसको मिलेंगे? ये मिलेंगे गरीब को मिलेंगे, गरीब गर्भवती महिला को मिलेंगे। और गरीब के साथ साथ कहाँ की होनी चाहिए? वो ग्रामीण होनी चाहिए, ठीक है, गांव की है, यानी कि आप बोल सकते हो यदि वो रूरल एरिया की है, रूरल एरिया की है, तो उसको पहली बात तो यह है कि भाई वो गरीबी रेखा में हो, गर्भवती हो, ठीक है। ग्रामीण एरिया की है तो आप बोलेंगे उसको 1400 रुपए मिलेंगे। और 1000 रुपए मिलते हैं किसको? जो महिला गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे तो होना ही चाहिए, लेकिन शहरी गरीब हो, यदि आप शहर के रहने वाले गरीब हो
तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे, और यदि आप गांव के रहने वाले गरीब हो तो आपको 1400 रुपये मिलेंगे। और आपको मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं मेरा कहने का मतलब क्या बोलते हैं, एक मेरा तकिया कलाम है कि मैं आपको वर्ड यूज करता हूँ जब भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपये किसके लिए होगा, 1400 रुपीज हो गया। प्रधानमंत्री किसने, मनमोहन सिंह ने, किसके टाइम पे चालू हुई, तो आप बोल सकते हो, पूछ सकता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जब हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे तो इनके टाइम पर ये योजना चालू हुई, ठीक है। मनमोहन सिंह जी भारत के कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे जिस टाइम पर ये योजना चालू हुई। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। और किस चीज के लिए है, एक लाइन आती है कई बार, किस चीज को बढ़ावा देने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, आप लाइन याद रखेंगे, संस्थागत प्रसव प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस योजना को चालू किया। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने, प्रसव का मतलब होता है बच्चा जब पैदा होता है उस प्रक्रिया को प्रसव या फिर डिलीवरी बोलते हैं, तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जननी सुरक्षा योजना चालू की, ताकि भारत में जो गरीब महिलाएं हैं उनको कुछ सेवाएं भी मिल सकें और सुरक्षित तरीके से उनका प्रसव हो सके, ठीक है। ये योजना समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कब, कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक लाइन और इसमें ध्यान दीजिएगा, जननी सुरक्षा योजना का लाभ सिर्फ उनको ही मिलेगा जिनके अधिकतम 2 बच्चे हैं। ये नहीं कि किसी ने फौज खड़ी कर रखी है 11-12 बच्चों की और वो जननी सुरक्षा योजना का लाभ लेने पहुंच जाए, सिर्फ 2 बच्चों तक। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां पर नोट करके रखेंगे, लाभ किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेगा जिनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, सिर्फ 2 बच्चे वाली महिलाओं को ही लाभ मिलेगा, ठीक है। अधिकतम पहले बच्चे में मिल जाएगा, दूसरे बच्चे में मिल जाएगा, लेकिन तीसरे बच्चे में कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 2 बच्चे होंगे तब तक ये लाभ मिलेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और क्राइटेरिया है, 19 साल से कम की गर्भवती महिला होगी तो भी लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो मिनिमम एज है वो कितनी है, 19 साल है। ये लाभ तभी मिलेगा जब कम से कम वो लड़की 19 साल की होगी, लड़की का मतलब वो औरत हो चुकी होगी, शादी के बाद एक लड़की को औरत कहा जा सकता है, ठीक है। तो मिनिमम एज 19 साल होनी चाहिए, ठीक है। और अधिकतम 2 बच्चों तक ये लाभ मिलेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस पूरी चीज की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में, हमारे रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन में, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में अभी के अभी, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे उसके कुछ देर बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सारी लिंकें आपको दी गई हैं नीचे, किसी भी लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, उसमें सबसे ऊपर टेलीग्राम की लिंक डली है, एप्लीकेशन की लिंक डली है, व्हाट्सएप टेलीग्राम की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डली है। उन ग्रुप में जाकर के आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप रिजल्ट गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद आपके लिए कोर्स लॉन्च होने वाला है। फिलहाल थोड़ी सा वर्क चल रहा है, इसलिए रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन पर चीजें अपडेट नहीं हो पाई हैं, लेकिन जल्द ही 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें वो बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, मिशन इंद्रधनुष की हम बात कर रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष यानी कि यहां पर एक है, डोंट फॉरगेट वैक्सीनेशन योर बेबी मस्ट गेट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं मिशन इंद्रधनुष की। भारत में विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रमों को अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत होती है। किस चीज से रिलेटेड है, टीकाकरण कार्यक्रम से संबंध है किसका, मिशन इंद्रधनुष का। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपको सुनना होगा कि शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत करता कौन है, केंद्र सरकार करती है, अर्थात कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ बोल सकते हो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, जो मैंने अभी बताया था, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चालू की गई योजना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य क्या था, ठीक है, लक्ष्य क्या था, 90% जरूरतमंद बच्चों का क्या करना है, टीकाकरण करना है, यानी कि वैक्सीनेशन करना है, ठीक है। टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन करना है, कब तक, 2022 तक।
ये लक्ष्य रखा गया था। कब रखा गया था? ये जब 2014 में पीएम मोदी ने इस योजना का आरंभ करवाया, ठीक है, तब ये लक्ष्य रखा गया था। लेकिन बाद में इसके बहुत सारे चरण आए, यानी कि इंद्रधनुष आया, फिर इंद्रधनुष 2.0 आया, फिर इंद्रधनुष 3 आया, फिर 4 आया। अभी रिसेंटली 5 अगस्त 2023 को, यानी कि आज कितना है, आज 8 अगस्त है, ठीक है, आज 8 अगस्त है कि 9 अगस्त है, आज कितना है भाई, 8 अगस्त है, ध्यान दीजिएगा। 5 अगस्त 2023 को अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष का 5.0 यानी कि इंद्रधनुष का 5वीं स्टेज या 5वां चरण आया है। और उसके लक्ष्य क्या है कि भाई 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों के टीके लगवाए जाएं। ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गई बात जब ये शुरू हुई थी, ये लक्ष्य पहले थे। अभी क्या हुआ है, इसके कितने चरण हो चुके हैं, कंप्लीट कितने हो गए, इसके 4 चरण या फिर 4 स्टेज इसकी क्या हो चुकी हैं, 4 हो चुकी हैं। 4 यानी कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये हो चुकी हैं। अब रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ठीक है, करंट अफेयर्स का मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही मेरी बात को सुन लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रहेगी। मैं बता रहा हूं किसका, मैं बता रहा हूं, देखिए मैं बात कर रहा हूं इंद्रधनुष 5.0 या फिर 5.0, जो भी आप बोलना हो बोल सकते हो। यानी कि ये कौन सा है, 5वां चरण है। शुरू कब हुआ, भारत में इसकी शुरुआत हुई है 5 अगस्त 2023 तक। इसका लाभ किसको मिलेगा भाई, लाभ किसको मिलेगा, जो लाभ मिलना है वो मिलना है 0 से 5 साल के बच्चों को। 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हैं उनके टीके लगवाने के लिए मिशन इंद्रधनुष 5.0 भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे अपने आज के अंतिम प्लानिंग की तरफ, जो कि है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार की जो ये आयुष्मान भारत है, जिसको हम प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना, PMJSY भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार की बीमा वाली योजना है, यानी कि इंश्योरेंस योजना है। किस चीज की है भाई, इंश्योरेंस, या फिर आप बोल सकते हो बीमा योजना है, ठीक है। और बीमा योजना किसके लिए है, ये किसके लिए बीमा योजना है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड एक प्रकार का एक क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस वाली योजना है, या फिर आप बोल सकते हो स्वास्थ्य से जुड़ी बीमा योजना है। होता क्या है, जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो गरीबी रेखा में जीवन यापन करते हैं, और गरीबी रेखा में भी इसका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ी सा अलग है, ठीक है, वो थोड़ी सा अलग कर दिया। मतलब कि जो लिमिट है पैसों की वो उतनी कम नहीं की है जितनी कम अन्य योजनाओं में होती है, इसमें कुछ लिमिट अलग से की गई है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना होगा चालू कब हुई, तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत भारत में 14 अप्रैल सन 2018 को हुई, ठीक है। 14 अप्रैल 2018 को शुरुआत हुई थी। किस दिन हुई थी 14 अप्रैल को, क्या होता है इस दिन, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो है, ठीक है, इनका जन्मदिन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जन्मदिन होता है। ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट मिले, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हो, मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकांश महिलाएं होंगी, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम है। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं को जो सम्मान या जो अधिकार मिलते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है भारत में BR अम्बेडकर का, यानी कि भीमराव अम्बेडकर का, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से रहा है। भारत का जो संविधान है उसका ड्राफ्ट इन्होंने ही किया, यानी कि उसका जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए जो विशेष अधिकार दिलवाए हैं वो भीमराव अम्बेडकर ने दिलवाए, यानी कि आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान भीमराव अम्बेडकर का है। और जो दलित लोग हैं, जो ST SC वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी बहुत काम किए हैं किसने, भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। तो इनसे संबंधित जानकारी हमेशा अपने पास में, अपने दिमाग में रखा करिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। एक पॉइंट है कि 14 अप्रैल को किसका जन्मदिन होता है, भीमराव अम्बेडकर का, और इसी 14 अप्रैल सन 2018 को भारत में शुरू होती है कौन सी योजना, PMJSY, यानी कि आयुष्मान भारत योजना। कहां से शुरू होती है, शुरुआत की जो हुई है वो किस जगह से हुई, तो ये झारखंड राज्य है, उसकी राजधानी है रांची, जहां से महेंद्र सिंह धोनी का संबंध है। रांची
जो कि झारखंड में स्थित है। यहां से शुरुआत होती है किसकी, आप बोल सकते हो PMJSY की, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जन स्वास्थ्य योजना की, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना बोलते हैं। क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा PMJSY हो गया, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। और एक चीज है कि वही किसके तहत हुई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इस योजना को चालू किया गया। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। और हाँ, लाभ नहीं बताया मैंने अभी, ठीक है। लाभ क्या है, लाभ क्या है, यदि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो जो मीडियम टीयर शहर होते हैं या फिर जो मध्यम स्तरीय या फिर लोअर स्तरीय जो अस्पताल होते हैं, उनमें यदि आप इलाज करा रहे हो, तो उस इलाज के लिए आपको लगभग 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो एक मध्यम स्तर के अस्पताल में भर्ती है, और यदि वो इस चीज के क्राइटेरिया में आ रहा है, तो वो पैसा निकलवा सकता है सरकार से। कितना पैसा मिल सकता है, 5 लाख तक का बीमा कवर है, यानी कि 5 लाख तक का पैसा निकल आएगा। तो ये सारी बातें आप आयुष्मान भारत योजना के बारे में अवश्य जान लीजिएगा, अवश्य याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और ऐसी कई योजनाएं मैं कई वीडियो बना करके आपको देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि रियलिटी ये है कि इस टाइप से जो कंटेंट वाली PPT होती है ना, इसको बनाने के लिए हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि पढ़ाने में तो हमें कितना लगा भाई, कितने मिनट हुए हैं, 41 मिनट हुए हैं। पढ़ाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। टाइप राइटर ये चीजें नहीं कर पाते हैं, तो कई बार टीचर्स को करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी दी है बढ़िया लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ बताइएगा कि भाई क्वालिटी क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। और अच्छा लगे तो कमेंट करें। जुड़े रहें रिजल्ट गुरु के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।